जय हिंद दोस्तों। तो रिसेंटली कर्नाटक पीएससी के जो पेपर हुए उसमें बहुत ही शानदार सवाल है और ये एक ऐसा स्टेट पीएससी है जिसने खास तौर से मेरा ध्यान आकर्षित किया और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सिविल सर्विसेज और बाकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरा नाम है अंकित सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको वही तरीका अपनाना है, पहले वीडियो पोस्ट करनी है, पहले अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, देन आगे बढ़ना है। तो ये पहला क्वेश्चन है लेफ्ट साइड वाला, ये आपको पहले सॉल्व करना है। उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। देखिए क्या पूछ रहे हैं, एक साइड में ऑथर है, दूसरे साइड में बुक है। संध्याकर नंदी, बिल्हण, हेमचंद्र और चंद बरदाई। तो ये क्वेश्चन पहले देखिए, ये उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन है कि संध्याकर नंदी जो बुक है ये किनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामचरितम। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा फैक्चुअल लगेगा बट बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो कंसेप्चुअल भी हैं, फैक्चुअल भी हैं और ये जो फैक्ट्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। जैसे यही चीज़ यहाँ पे देखो, आप घुमा घुमा के पूछी गई है यूपीएससी के बहुत सारे पेपर्स में, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो संध्याकर नंदी जो है ये ऑथर हैं और इन्होंने 12th सेंचुरी में रामचरितम लिखी है। देखिए रामचरितमानस इज अ डिफरेंट स्क्रिप्चर। रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और रामचरितम जो है ये संध्याकर नंदी ने लिखी है। और ये जैसा मैंने बताया 12th सेंचुरी की बुक है और रामचरितमानस तो ये तो आपको ऑलरेडी बताया 14-15 सेंचुरी के बाद की है। उसके बाद विक्रमदेव चरितम है, संदेश रसक है और अमुक्त मालदय है। विक्रमदेव चरितम जो है ये लिखा है बिल्हण ने। बिल्हण नाम है इनका। बिल्हण जो है ये 12th सेंचुरी के नहीं 11th सेंचुरी के ऑथर है और इसी के नाम के सिमिलर एक और ऑथर है कल्हण। कल्हण के बारे में आपने ये पढ़ा होगा कि इन्होंने राज तरंगिनी लिखी है। राज तरंगिनी जो है वो कल्हण ने लिखी है और दोनों ही जो है ये कश्मीरी पोएट है। राज तरंगिनी दोनों ही कश्मीरी पोएट है बट टाइम पीरियड इनका अलग है। कल्हण जो है वो 12th सेंचुरी के हैं और बिल्हण 11th सेंचुरी के हैं। कल्हण ने राज तरंगिनी लिखी है और बिल्हण ने विक्रमदेव चरितम लिखी है। विक्रमदेव चरितम जो है ये चालुक्य रूलर से एसोसिएटेड है और चालुक्य रूलर में नाम है इनका विक्रमदेव चरितम। विक्रमदेव चरितम बुक का नाम है और जो जिनके दरबार में ये थे उनका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य सिक्स्थ। ठीक है, विक्रमादित्य सिक्स्थ, ये चालुक्य रूलर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं पेपर में। अमुक्त मालदय लिखी गई है कृष्णदेव राय जी के द्वारा। कृष्णदेव राय जो कि किस डायनेस्टी से संबंध रखते हैं, अपना तुलुवा डायनेस्टी से। ओके, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। संध्याकर नंदी ने रामचरितम लिखी है, बिल्हण ने विक्रमदेव चरित लिखी है। वैसे एक भी अगर आपको पता है तो ये आंसर आपके सामने है क्योंकि पहले से ही आंसर निकल जा रहा है। नेक्स्ट, अब हेमचंद्र जो है वो कुमार पाल चरित लिखी गई है इनके द्वारा और चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है जो पृथ्वीराज चौहान के बायोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन 3 है। ये क्वेश्चन करते हैं, CAPF का है, नॉट करेक्ट आपको बताना है। सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखी है, बिल्कुल सही है। अश्व घोष ने बुद्ध चरित लिखी है, ये भी सही है। बिल्हण ने विक्रमदेव चरितम लिखी है, बिल्कुल सही है। वासवदत्ता कालिदास, ये गलत है, वासवदत्ता सुबंधु ने लिखी है ना कि कालिदास ने, तो 4th गलत है और यही हमारा आंसर होगा। देखिए बुक्स एंड ऑथर्स वाली जो टॉपिक है ये मैंने पढ़ाई है पूरी। ये इसमें सारे ही बुक्स कवर्ड हैं और ये सारे PYQs के साथ हैं, तो ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको। और ये हमारे समग्र बैच का वैसे तो पार्ट है बट ये इंपॉर्टेंट थी तो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया था, जिसमें हमने सारे बुक्स को PYQs के साथ कवर किया था। जैसे ये अष्टाध्यायी की इन्होंने लिखी, उसके बाद ये देखो पतंजलि के द्वारा कौन सी चीज़, कौन से जो बुक्स हैं ये लिखी गई हैं, इस तरीके से पूछते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, तो अशोक के जो अभिलेख हैं यानी जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मुझे बताने की नीड नहीं है। तो यही पूछा गया है कि किस अशोक के इंस्क्रिप्शन में ग्रीक और अरमेइक इंस्क्रिप्ट देखने को मिलते हैं। देखिए जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए यानी जो इंस्क्रिप्शंस थे इनके, जो पत्थरों में लिखे गए, स्टोन्स का जिसमें यूज किया गया, वो अलग अलग स्क्रिप्ट पे बेस्ड हैं। जैसे अगर नॉर्दर्न इंडिया में हम देखें या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिलता है, बट वही हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन क्षेत्रों में देखते हैं तो वहाँ पे हमें खरोष्ठी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। डिफरेंस ये है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो हिंदी की तरह लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, बट जो खरोष्ठी है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये डिफरेंस है। वैसे ये मैंने पढ़ाया है जब मैंने क्वेश्चन करवाया था CDS का एक, वो मैं पूरी फाइल आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये देखिए, इसमें क्या था कि ये क्वेश्चन पूछा गया था CDS में 2012 में।
ये क्वेश्चन करवाते वक्त ये बात मैंने आपको बताई थी। पूछा ये गया था कि मानसेहरा और शहबाजगढ़ी में अशोकन इंस्क्रिप्शन किस स्क्रिप्ट में है या किस लैंग्वेज में है। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी कहाँ है, पहले तो ये समझ आना चाहिए। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला कह रहे हैं प्राकृत लैंग्वेज खरोष्ठी स्क्रिप्ट, प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत एरेमिक लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट या एरेमिक लैंग्वेज खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो उसी टाइम पे मैंने बताया था कि जो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी है दोनों ही पाकिस्तान में है, इसलिए मैंने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे हमें दोनों ही जगहों में खरोष्ठी स्क्रिप्ट देखने को मिलते हैं। खरोष्ठी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ध्यान रखिएगा ये कि पाकिस्तान में जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं वो राइट टू लेफ्ट है। यही इन्फ्लुएंस जैसे आप देखते होंगे डिफरेंस जो है हिंदी और उर्दू में या इनके स्क्रिप्ट्स में, उस तरीके का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, ये तो साफ दिख रहा है हमें यहाँ पे कौन सी स्क्रिप्ट का यूज किया जा रहा है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट का। तो खरोष्ठी स्क्रिप्ट इन दोनों ऑप्शन में तो है ही नहीं, दो बच रहे हैं। तो यहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया बल्कि एरेमिक लैंग्वेज का यूज किया गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो आंसर कभी भी ये खरोष्ठी नहीं होगा बल्कि प्राकृत होगा, बट जब ये पाकिस्तान के क्षेत्रों की बात करेंगे तब आंसर होगा खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो अब इसी से एसोसिएटेड सवाल है। वैसे एक एक्स्ट्रा इन्फो मैं बता दूं, यूपीएससी सीबीआई के पेपर में ये पूछा गया था, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था। पहला स्टेटमेंट ये था कि इन्होंने पूछा कि एरेमिक जो है, एरेमिक ये एक लैंग्वेज है जो हिब्रू और अरेबिक से रिलेटेड है, पहला ये स्टेटमेंट था। इसमें दूसरा ये स्टेटमेंट था कि जो एरेमिक लैंग्वेज है इसमें अशोकन इंस्क्रिप्शन में इसका यूज है, एरेमिक लैंग्वेज का। अब आप बताइए इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। ऑब्वियसली दोनों स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि एरेमिक जो है उनमें दो लैंग्वेज का यूज है। एरेमिक लैंग्वेज जो है वो दो लैंग्वेज से रिलेटेड है, हिब्रू से और अरेबिक से। और दूसरा ये कि एरेमिक लैंग्वेज का यूज अशोकन इंस्क्रिप्शन में कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है ये पढ़िए, यहाँ पे एरेमिक स्क्रिप्ट का यूज किया गया है कहाँ, अफगानिस्तान के कांधार में, और इसके अलावा पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में भी, राइट। तो इसका सही आंसर डी है। और इसी से एसोसिएटेड जो ये क्वेश्चन है, हाँ, इसमें इन्होंने पूछा कि ग्रीक और एरेमिक ये दो स्क्रिप्ट का यूज किया गया है किस इंस्क्रिप्शन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड है, सरेकुना। देखिए सरेकुना के बारे में क्या बता रहे हैं कि सरेकुना एक जगह है अफगानिस्तान के कांधार में है ये, और यहीं पे ग्रीक और एरेमिक स्क्रिप्ट का यूज किया गया है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा या डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कह लो। वैसे ये जो बुक है ये लूसेंट की है और इस तरीके से हमने ये पढ़ा भी था। कंप्लीट अशोकन इंस्क्रिप्शन पर हमने 70 PYQs किए थे इंस्क्रिप्शन पे बेस्ड। तो उम्मीद है आपको क्लैरिटी मिली होगी। बट अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। एक तो हमारी जो बैच है जो आपको वेबसाइट और पोर्टल पे दिख जाएगी, वहाँ से आप जाकर हिस्ट्री बैच में एनरोल कर लें या कंप्लीट कोर्स में जो कि समग्र है। अगर आप बैच पे नहीं एनरोल कर रहे हैं फिलहाल तो इस पर एक वीडियो भी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इंस्क्रिप्शन के नाम से है, प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने बनाई थी। उस वीडियो को जरूर रेफर करें, हर साल वहाँ से PYQs देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ भी आप देख पा रहे हो। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। अगेन वही है, लिटरेरी वर्क है, ऑथर है। पहला अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा योग सूत्र, तीसरा नाट्य शास्त्र, चौथा पंचतंत्र। करेक्टली मैच्ड आपको बताना है और ये क्वेश्चन आसान है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी है। दूसरा योग सूत्र, तो देखिए योग का जब भी नाम आएगा तो ऑब्वियसली पतंजलि जी का नाम आएगा, तो ये सेकंड तो गलत है। तीसरा नाट्य शास्त्र भरत मुनि, ये सही है। अच्छा, क्या इन दोनों के आधार पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं? तो ए और सी बस एक ही में है, ठीक है। तो आंसर हमारा निकल कर आ रहा है सेकंड। पंचतंत्र पतंजलि ने नहीं लिखी है बल्कि पंचतंत्र लिखा है, पंचतंत्र लिखा गया विष्णु शर्मा जी के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए जो फोर्थ है वो गलत है। तो आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल पेंटिंग के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो मुगल पेंटिंग मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। ये वो फाइल है कोर्स की, समग्र कोर्स की, जिसमें मैंने पेंटिंग के बारे में बताया था कि बाबर के टाइम पे दो पेंटर आए थे। पहला बिहजाद जो बहुत फेमस पेंटर थे पर्सिया के, और बिहजाद एक सबसे फेमस पेंटर है बाबर के टाइम पे, और इन्होंने बिहजाद ने तुजुके बाबरी में भी इनका इलस्ट्रेशन देखने को मिलता है, इसलिए बाबर ने इन्हें लीडिंग चित्रकार कहा था। हुमायूं के टाइम पे मुगल पेंटिंग की नींव रखी जाती है एक तरीके से, क्योंकि बहुत पॉपुलराइज होता है, और बहुत पॉपुलराइज तो वैसे जहांगीर के टाइम पर होता है, बिल्कुल क्लाइमेक्स पे जाता है, बट नींव रख ली गई थी हुमायूं के द्वारा। क्योंकि जब ये एग्जाइल में होते हैं उस टाइम पे ये दो पर्शियन पेंटर्स को लेकर इंडिया आते हैं। इनका नाम होता है मीर सैयद अली और अब्दुस समद।
क्या नाम होता है? मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीर सैयद अली और अब्दुल समद को इंडिया लाया जाता है हुमायूं के द्वारा, ठीक है। अकबर ने कारखाना इस्टेब्लिश किया था पेंटिंग के लिए, ये PYQ है। और इनके टाइम पे जो पेंटर थे वो मीर सैयद अली हैं, अब्दुल समद है, और ये सब इनका जो जिक्र है वो आईने अकबरी में देखने को मिलता है। और भी पेंटर्स हैं, फारूक बेग है, दसवंत है, बसावन है, मंसूर है, गोवर्धन है। तो ये काफ़ी सारे पेंटर्स अकबर के टाइम पे थे। जहांगीर के टाइम पे जो पेंटिंग है वो बिल्कुल अपने शिखर पे होता है, जनित पे होता है। और इनके जो फेमस पेंटर हैं उनमें अबुल हसन है। अबुल हसन ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था मुगल दरबार, और उसमें जहांगीर का जो एक्सेशन है थ्रोन पर वो दिखाया जाता है। ये CAPF का PYQ है। और अगेन एक और पेंटिंग है जिसमें जहांगीर जो है वो इम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं सफाविद किंग शाह अब्बास को। दोनों ही चीज़ें NCERT में है। और ये पेंटिंग भी बहुत फेमस है क्योंकि उस टाइम पे कुछ दिक्कतें चल रही थी सफाविद राजा के साथ, तो उनकी सारी चीज़ें सहूलियत से जो प्रॉब्लम्स है वो हट जाएं, इसलिए ये गले मिलते हुए पेंटिंग बनाई गई थी। और ये बेसिकली जहांगीर का ड्रीम था, ड्रीम के रूप में ये दिखाया गया है, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हो। इसमें जो ये स्टेटमेंट है कि अकबर इनवाइटेड 2% आर्टिस्ट, ये गलत है। अकबर ने नहीं इनवाइट किया है, बल्कि ये इनवाइट किया गया है हुमायूं के द्वारा, ठीक है। सेकंड गलत है। ये देखिए, ये हमारी कोर्स में ही था और ये हर जगह है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मीर सैयद अली और अब्दुल समद हुमायूं के टाइम पे है, तो अकबर तो गलत हो जाता है, और अगर बी गलत है तो ये आंसर भी आ जाता है, ठीक है। बाकी के स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला बिल्कुल सही है। मुगल पेंटिंग के जब पीक पे होती है तो बहुत सारे ब्लेंड देखने को मिलते हैं, जिसमें इस्लामिक, हिंदू और यूरोपियन विजुअल कल्चर्स हैं। मुरक्काज इंडिविजुअल पेंटिंग जो होती हैं वो काफ़ी पॉपुलर हुई जहांगीर के टाइम पे। मडोना एंड चाइल्ड, ये एक ओपेक वाटर कलर में एक पेपर में की गई एक पेंटिंग है, जो एक इंपॉर्टेंट ईयरली वर्क है मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। 5 ग्रेट वोज के बारे में पूछ रहे हैं जैनिज्म के अंदर। पहला अस्तेय, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा समीका, चौथा अपरिग्रह और पांचवा कायोत्सर्ग। देखिए, महाव्रताज और अनुव्रताज का कंसेप्ट है जैनिज्म के अंदर। ये व्रत हिंदी में कहते हैं बेसिकली, मीन्स जो पालन किया जाए। तो ये चीज़ें मैं बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सबसे पहला महाव्रताज के बारे में समझते हैं। वैसे एक वीडियो हमने बनाई है बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म के ऊपर, कंप्लीट वीडियो है वो, जैसे मैंने कहा था कंप्लीट है, आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें मैंने ज़रूर बताया होगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुव्रताज पर तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी आए हैं। हाँ, ये देखिए अनुव्रताज पर कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये है कि इट शुड बी नोटेड एज इफ दीज व्रताज और वोज आर वेरी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व दे आर नोन एज महाव्रताज। अगर किसी व्रत को, अगर किसी शपथ के जैसे ये हैं, तो इन्हें अगर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाए तो वो महाव्रत हैं, यानी ग्रेट या फिर फुल वोज हैं। और इनका ये जनरली एस्केटिक्स करते हैं, मीन सन्यासी। और इसी के साथ लेमन टर्म्स में जो आम जनता है कैन नॉट ऑब्जर्व दीज वोज सो स्ट्रिक्टली एंड देयरफॉर दे आर अलाउड टू प्रैक्टिस देम एज फार एज देयर कंडीशन परमिट। यानी आम लोग जितना कंडीशन परमिट हो उस तरीके से वो फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके के व्रताज को जब पार्शियली ऑब्जर्व किए जाते हैं तो उन्हें अनुव्रताज कहते हैं। अनु का मतलब होता है लघु, यानी छोटा, स्मॉल। तो ये स्मॉल या फिर पार्शियल वोज हैं। और ये आप देख सकते हो पंच महाव्रताज कौन कौन से हैं। सत्य है, अहिंसा है, अचौर्य है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अचौर्य या अस्तेय भी कहते हैं, ठीक है। मीन्स नॉन स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग। ओके, तो अब ये चीज़ तो मैंने बता दी। हाँ, अब ये हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि महाव्रताज और अनुव्रताज में, तो महाव्रताज की मैं लिस्ट अलग से बता दूं आपको। सबसे पहला है इसमें अहिंसा। अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस। दूसरा है सत्य, सत्य का मतलब ऑब्वियसली ट्रूथफुलनेस। तीसरा है अस्तेय या अचौर्य कह सकते हो आप, यानी नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है। और चौथा है अपरिग्रह यानी नॉन एक्विजिशन। पांचवा है ब्रह्मचर्य। ये महाव्रताज हैं, ठीक है। अनुव्रताज कौन कौन से हैं? तो अनुव्रताज में ये है कि 5 ग्रेट वोज केवल एस्केटिक्स को अप्लाई होते हैं। ये चीजें एस्केटिक्स को अप्लाई होती हैं। और इसके अलावा जो अनुव्रताज हैं, जो लिटिल वोज हैं इसकी जगह पे, और जो ये हाउस होल्ड्स के लिए होते हैं वो अनुव्रताज कहलाते हैं। तो अब ये बढ़ते हैं हम इस पे। देखिए इसमें क्या कहा गया है। अस्तेय है, बिल्कुल है। ब्रह्मचर्य है, हाँ है। क्या समीका है? नहीं है। अपरिग्रह है, हाँ है। कायोत्सर्ग है, नहीं है। तो आंसर इसका होगा A, B एंड D। सो आंसर इज ऑप्शन A।
और ये भी जनरल सा सवाल है, एनसीईआरटीज और बाकी सारे बुक्स में कवर्ड है, और हमारी इस वीडियो में भी बुद्धिज्म और जैनिज्म वाली वीडियो में भी हमने डिटेल में से कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगेन बुक से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है, बट और भी क्वेश्चन है बुक के ऊपर, वो भी हम देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, पहले ये देखते हैं। द यूरोपियन ट्रेवलर हु हेल्ड दैट द मुगल एम्पायर वॉज लीडिंग टूवर्ड्स अ क्राइसिस बिकॉज ऑफ द किंग्स क्लेम टू ऑनरशिप ओवर ऑल लैंड वाज। तो यूरोप से बहुत सारे ट्रेवलर्स आए थे और बाकी जगहों से भी। तो इसमें से किस यूरोपियन ट्रेवलर ने ये कहा कि मुगल एम्पायर एक क्राइसिस की ओर जा रहा है, मीन संकट आने वाला मुगल एम्पायर में, क्योंकि किंग्स क्लेम करते हैं सभी लैंड में अपनी ओनरशिप, जितनी भी ज़मीनें हैं उसे कहते हैं किंग कि ये मेरा है, उसके बाद वो जनता को रहने दे रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी की थीम्स वाली बुक है, थीम्स एनसीईआरटी की बुक है, जो मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है यूट्यूब पे भी। इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिसमें से एक ट्रेवलर का नाम है बर्नियर। बर्नियर ने एक बुक लिखी थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के नाम से। इसमें बहुत डिटेल ऑब्जर्वेशन देते हैं और क्रिटिकल इंसाइट्स भी देते हैं और रिफ्लेक्शन भी है, मीन्स वो बुराई भी करते हैं राजा की, जहाँ जहाँ कमियां हैं उसे बताते हैं। सबसे पहले इनका अकाउंट ये बताता है कि किस तरीके से मुगल्स यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठ रहे हैं। वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं मुगल इंडिया को उस टाइम के यूरोप के साथ, और ख़ास तौर से ये दिखाते हैं कि कैसे उस टाइम का यूरोप बहुत बेहतर है। ये इंडिया में कैसे बताते हैं कि इंडिया में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, खास तौर से राजा ने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं। बर्नियर का ये कहना है कि मुगल इंडिया और यूरोप में जो डिफरेंस है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके है। वो ये भी मानते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या जो क्राउन ओनरशिप है लैंड की, वो काफ़ी नुकसान देती है स्टेट को और पीपल को। उनको ये भी लगता है कि जो मुगल एम्पायर के जो राजा हैं वो सारी ज़मीनों पर अपना हक रखते हैं। मुगल एम्पायर द एम्पेरर ओन्ड ऑल द लैंड, और इसके बाद ये नोबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राजा के साथ जो काम करते हैं उन्हें नोबल्स कहते हैं। तो सबसे पहले ये सारी ज़मीनें अपने हक में रखते हैं, उसके बाद ये नोबल्स को बांटते हैं, और इससे काफ़ी बुरे परिणाम हो रहे हैं इकोनॉमी में लेकर और सोसाइटी में। ये जो परसेप्शन है ये कोई यूनिक नहीं था बर्नियर के लिए, बहुत सारे ट्रेवलर्स ने एक ही बात कही। जैसे एक और ट्रेवलर है, उनका भी कुछ इसी तरीके का कहना था कि इतना कुछ ले लिया जा रहा है गरीब जनता से कि कुछ भी उनके पास खाने के लिए भी नहीं बच रहा है, ठीक है। इस तरीके की बातें बहुत सारे यूरोपियन ट्रेवलर्स ने कही थी उस टाइम पे। उसके बाद ये बहुत सारी बातें बताते हैं बर्नियर। जैसे बर्नियर का ये भी कहना रहता है कि जो लैंड होल्डर्स हैं वो अपने लैंड को चिल्ड्रंस को नहीं पास कर पा रहे हैं, इसलिए कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो कर ही नहीं रहे हैं प्रोडक्शन को लेकर। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि राजा उस जमीन को छीन लेंगे नोबल्स की डेथ के बाद, और इस तरीके की पॉलिसी लाई भी गई थी अकबर के द्वारा, ठीक है। तो ट्रेवलर ने इसे अलग ढंग से देखा है। खैर, इसका आंसर क्या है? हाँ, यही पेल्सार्ट के बारे में भी मैं बता रहा था। पेल्सार्ट का यही कहना था कि जनता से इतना ले लिया गया है, सो मच इज रंग फ्रॉम द पीजेंट दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट टू ईट एंड ऑल्सो टू फिल देयर स्टमक। उनका पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं बच रहा है आम जनता के पास, ये पेल्सार्ट का कहना था, ठीक है, खासतौर से अकबर के टाइम पे ही। बट यहाँ जो आंसर है वो बर्नियर है, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन 4 है, बर्नियर। एक और ट्रेवलर थे फ्रांस से ही, उनका नाम था ट्रेवर्नियर। ट्रेवर्नियर एक जेम मर्चेंट थे, हीरे का व्यापारी था, माना जाता है कोहिनूर हीरा इसने सेल करा था। और जो बर्नियर है वो पेशे से डॉक्टर था, बाय प्रोफेशन ही वाज अ डॉक्टर, एंड बहुत टाइम बिताया बर्नियर ने इंडिया में। दारा सिकों के फिजिशियन के रूप में भी वर्क किया। अच्छा, ये मैंने पढ़ाया है आपको समग्र बैच में, और इसके अलावा ये मैंने बहुत जगहों पे पढ़ा है। देखिए, मिडिवल इंडिया के ट्रेवलर्स पर मैंने शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड की थी, और ये मैंने एनसीईआरटी से बनाई थी। तो अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखा है, 80 चैप्टर्स हैं, रीजन, फिलोसॉफी, मेट्रोलॉजी, लॉज और एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है। अल बरूनी ख्वारिज्म से था और इसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, कास्ट सिस्टम वगैरह पर भी लिखा गया। उसके बाद मैंने बर्नियर के बारे में बताया था। बर्नियर फ्रांस से था, पेशे से डॉक्टर था, पॉलिटिशियन था, फिलोसोफर था, हिस्टोरियन था। दारा सिकों के फिजिशियन के रूप में इसने एक्ट करा है, और अपना वर्क जो है लुइस 16 को डेडिकेट करते हैं। सोसाइटी को फ्रेंच सोसाइटी से कंपेयर करते हैं, है ना। ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा, थोड़ा ये टेक्स्ट लंबा हो गया, बट जानबूझकर मैंने लिखा, मुझे पता था ये जरूर पूछेंगे, और आज ये मेरी मेहनत सफल हुई। पहला इनका कोट ये था कि इंडियन सोसाइटी में अनडिफरेंशिएटेड मासेस हैं जो इम्पोवरिश्ड पीपल हैं, और इनको एक बहुत ही रिच और पावरफुल रूलिंग क्लास के अंडर में रहना पड़ रहा है, ठीक है। इम्पोवरिश मतलब जो बहुत गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं चीज़ें। उसके बाद दूसरा ये है कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में भी और रिचेस्ट ऑफ द रिच में भी कोई सोशल ग्रुप या क्लास नहीं है,
ठीक है। तीसरा ये था उसने यूरोपियन किंग्स को वार्न किया, यानी चेतावनी दी कि वो मुगल मॉडल को ना फॉलो करें, है ना। बहुत ज़्यादा हेट कर रहे थे मुगल मॉडल से और बोल रहे थे जितनी भी प्रॉब्लम्स है इन सब का फसाद यही है मुगल मॉडल। मुगल किंग्स बिल्कुल बेगर्स के किंग हैं और बैरबेरियंस के किंग हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने ये बताई कि कोई भी मुगल ऑफिशियल के डॉक्यूमेंट में ये नहीं बोला गया है कि स्टेट वाज द सोल ओनर ऑफ लैंड, बट बर्नियर ने क्या कहा कि सारी जो लैंड है वो किंग के पास है, ठीक है, सारी लैंड किंग के पास है और किंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नोबल्स को। बट यहाँ क्या है, उल्टा कहानी है कि मुगल ऑफिशियल का कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो अबुल फजल ने लिखा हो या चाहे किसी और ने लिखा हो, किसी में भी इस बात का जिक्र नहीं है कि स्टेट सोल ओनर था, बल्कि ये बताया गया कि हाँ जनता ही होल्ड कर रही है और हम लोग बस टैक्सेस ले रहे हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। तो इस तरीके से होता है, ट्रेवलर्स ने बहुत सारी बातें लिखी है और जो बहुत अलग हो जाती हैं कई बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रुक्माबाई वर्सेस भीखाजी लीगल डिस्प्यूट ऑफ 1884 वाज फॉट इन द कोर्ट ऑन विच ग्राउंड। ये काफ़ी फेमस केस था रुक्माबाई वर्सेस भीखाजी का 1884 का। ये किस ग्राउंड पे लड़ा गया कोर्ट में? पहला ये वीमेन एजुकेशन को लेकर, दूसरा कंजुगल राइट्स को क्लेम करने को लेकर, चौथा ये कि जो मेल का राइट है फैमिली इनहेरिटेंस में। तो ये उलट पलट चलता रहता है, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा अलग ढंग से पूछा गया है। ये सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, बस ऑप्शंस ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये जो चीज़ है ना उलट पलट, ये अक्सर आप देखोगे। ओके, पहला ये कह रहे हैं रखमाबाई केस से संबंधित कि विमेन का राइट है टू गेन एजुकेशन, दूसरा एज ऑफ कंसेंट, तीसरा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। तो देखिए विमेन राइट टू एजुकेशन से इसका कोई खास संबंध नहीं है, एज ऑफ कंसेंट है और कंजुगल राइट्स को क्लेम करने को लेकर है। तो आंसर इसका ऑप्शन बी है 2 और 3। तो यही चीज़ यहाँ भी है, कंजुगल राइट क्लेम करना और एज ऑफ कंसेंट। तो बी और डी कहाँ है? ऑप्शन 3 में है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब जिन्होंने ये सिविल सर्विसेज का पेपर किया वो बहुत ईजिली ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड ऑफ बीजापुर से कौन सा टर्म एसोसिएटेड नहीं है या कौन सी बात नहीं जुड़ी हुई है? पहला ये अबला बाबा, दूसरा किताब नौरस, तीसरा है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम फिरोजाबाद टू नौरनपुर और चौथा है जगत गुरु। तो आइए पहले कुछ PYQs करते हैं। तो ये CAPF का क्वेश्चन है। तो किन्हें जगत गुरु के रूप में जाना जाता है? क्योंकि ये हिंदूज़ को लेकर काफ़ी जो इनके जनता में हिंदूज़ थे उनको लेकर काफ़ी इन्होंने पेट्रोनेज दिया, यानी काफ़ी सपोर्ट करा। पहला ये इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर। देखिए पहला ही सही आंसर है। इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर के रूलर थे और इन्हें जगत गुरु कहा जाता है। मीन्स विश्व कल्याण के लिए या जनता के हेल्प के लिए इन्होंने काम करा है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन हमें मिलता है, ये सिविल सर्विसेज का है। ये भी सेम ही क्वेश्चन है, जगत गुरु किन्हें कहा जाता है? बाय हिज मुस्लिम सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हिज सेक्युलर बिलीव्स। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। ये क्वेश्चन था जिसमें किताब नौरस के ऑथर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इन्होंने किताब नौरस लिखा था इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड ने, जो संगीत वगैरह से एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2003 का है, ये आप अटेम्प्ट करिए पहले। देखिए क्या कह रहे हैं, किताब नौरस जो है वो सॉन्ग्स का कलेक्शन है और ये हिंदू डाइटीज़ के प्रेज में लिखा गया है और मुस्लिम सेंट्स के प्रेज में लिखा गया है। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने लिखा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ये कह रहा है अमीर खुसरो ओरिजिनेटर थे और ईयरली फॉर्म ऑफ म्यूजिक स्टाइल जिसे कवाली कहते हैं। तो कवाली के ओरिजिनेटर अमीर खुसरो को ही माना जाता है। तो सेकंड भी बिल्कुल सही है। सो आंसर होगा यहाँ पे बोथ। तो अब हम पढ़ते हैं इसे। पहला कह रहा है अबला बाबा। तो देखिए बिल्कुल सही है, अबला बाबा और जगत गुरु ये दो टर्म्स डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं इब्राहिम आदिल शाह सेकंड से, क्योंकि ये गरीब जनता की बहुत भलाई करते थे, इसलिए ना अबला बाबा कहते थे। दूसरा है किताब नौरस, बिल्कुल सही है, किताब नौरस के ऑथर हैं इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। तो यहाँ पे साफ तौर से हमारा एक ही आंसर बचता है ऑप्शन 3, ये इनसे एसोसिएटेड नहीं है। अबला बाबा, किताब नौरस, जगत गुरु ये तीनों ही टर्म इब्राहिम आदिल शाह सेकंड से जुड़े हुए हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, हेमू इज रिपोर्टेड टू हैव वन 22 बैटल्स अगेंस्ट द ओपोनेंट्स, यानी अपने शत्रुओं के खिलाफ 22 बैटल्स पर जीत हासिल की हेमू ने। तो किस कॉन्टेम्पररी ऑथर ने इन्हें विक्रमाजीत के टाइटल से एसोसिएट करा है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है या विक्रमजीत भी कहा जाता है, दोनों ही टर्म हेमू से एसोसिएटेड है। पहला अबुल फजल, दूसरा अब्दुल कादिर बदायूनी, तीसरा अब्बास शेरवानी और चौथा निज़ामुद्दीन अहमद। तो देखिए ये चीज़ एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है, बस यही एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे कोर्स में है डायरेक्टली, क्योंकि सारी चीज़ें इस तरीके से हैं जो एनसीईआरटी से सॉल्वेबल हैं और पीवाईक्यू से सॉल्वेबल है। तो पहला ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पर कंट्रोल लेने के बाद हेमू ने इंपीरियल स्टेटस को क्लेम करा, विक्रमादित्य के टाइटल को अज्यूम किया गया इनके द्वारा।
और ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सब्जेक्ट ऑफ स्पेक्यूलेशन है, मीन्स ये नाम क्यों रखा गया होगा बेसिकली। सतीश चंद्रा जो हिस्टोरियन है, इन्होंने ये नहीं माना कि हेमू ने खुद को एक इंडिपेंडेंट एम्पायर के रूप में कभी डिक्लेयर किया होगा। इसका रीज़न ये बहुत सारी बातें बताती हैं। अकबर नामा में अबुल फजल ने ये लिखा है कि हेमूज की जब विक्ट्री देखने को मिली तुगलकाबाद में, तो ये था एम्बिशन ऑफ सॉवरेंटी, यानी अपनी सत्ता कायम करना। और बदायूनी ने यह कहा कि हेमू ने विक्रमजीत का टाइटल लिया है, जैसे ग्रेट राजा ऑफ हिंदुस्तान है ये। और इस टाइम पे एक और हिस्टोरियन थे निज़ामुद्दीन अहमद, ये भी अकबर के ही कंटेम्पररी है निज़ामुद्दीन अहमद। कई बार इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि निज़ामुद्दीन अहमद किसके कंटेम्पररी हैं, तो अकबर के कंटेम्पररी हैं। वैसे एक बुक लिखी गई है निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा, और उस बुक का नाम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछा गया है किसी पेपर में। निज़ामुद्दीन अहमद ने जो बुक लिखी है वो पूछा गया है। हाँ, फिलहाल ये समझते हैं निज़ामुद्दीन अहमद का भी यही कहना था कि हेमू ने ये टाइटल लिया है बट रिफ्रेन्स फ्रॉम सेइंग एनीथिंग मोर, बस ये टाइटल लिया है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया हेमू ने। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? बदायूनी ने कहा है और निज़ामुद्दीन अहमद ने कहा है, तो आंसर इसका बी और डी है, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। और ये एक टफ क्वेश्चन था। तो निज़ामुद्दीन अहमद ने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है, ये बीपीएससी में वैसे पूछा गया है। निज़ामुद्दीन अहमद ने जो बुक लिखी है उसका नाम है तबाकाते अकबरी, तबाकाते अकबरी। एक और बुक है, आप कंफ्यूज ना करो इसलिए मैं साथ में ही बता देता हूँ। और जैसा कि आप जानते हो ये बुक्स एंड ऑथर्स वाला टॉपिक है, इनका कितना फेवरेट है। तो तबकाते अकबरी जो है निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है, और दूसरी जो बुक है उसका नाम है तारीख़ अकबरी, तारीख़ अकबरी। तारीख़ अकबरी के ऑथर का जो नाम है वो है आरिफ कंधारी, आरिफ कंधारी। तो आरिफ कंधारी ने जो बुक लिखी है उसका नाम है तारीख़ अकबरी, और निज़ामुद्दीन अहमद ने जो बुक लिखी है उसका नाम है तबकाते अकबरी। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। ओके, नेक्स्ट। तो ये महाजन पद एंड कैपिटल वाला टॉपिक है, ये मैंने हाल ही में आपको पढ़ाया है पूरा, जब हमने एनडीए के पेपर की एनालिसिस करी थी, रिसेंट का ही है। और सारे पीवाईक्यूज ये देखिए, तक्षशिला किसकी कैपिटल है ये पूछा गया था, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है महाजन पद के ऊपर वो सारा कुछ पढ़ाया, और मैंने मैप के साथ। इसके बाद मैंने सारी कैपिटल भी आपको बताई थी। तो ये तो बहुत आसान सवाल है उसके, इन टॉपिक्स को करने के बाद। चेदी, मत्स्य, कंबोज और अस्सक, इनके कैपिटल पूछ रहे हैं, तो ये देख लेते हैं हम। तो चेदी का जो कैपिटल है वो है सुक्तिमती, और अस्सक का कैपिटल है पोटाली। मत्स्य का है विराटनगर, वैसे तो इन 3 से ही हो जाएगा, और कंबोज का है राजापुर। ओके, तो अभी ये हमने पढ़ा है चेदी की कैपिटल है सुक्तिमती, मत्स्य की बेरत है या विराटनगर कहते हैं। इसलिए उस टाइम पे मैंने आपको इतनी बार एम्फेसिस देकर पढ़ाया कि कैपिटल आपको याद रखना होगा। कंबोज का राजपुर है, सही है, और अस्सक का पोटाली है। तो ये 1, 2, 3 एंड 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, बुद्धिस्ट बोधिसत्वा के रेफरेंस में आपको बताना है कि विजडम कौन से बोधिसत्वा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, बोधिसत्वास कौन है? वो एनलाइटेंड बीइंग है जो खुद के सेल्वेशन को डिले कर रहे हैं। मीन्स इन्हें सेल्वेशन तो मिल गया, बट ये खुद के सेल्वेशन को डिले कर रहे हैं ताकि वो दूसरे लोगों की हेल्प कर सकें। तो ये कंप्लीट समग्र बैच में हमने डिस्कस किया था कि बोधिसत्वास के बारे में, कि द इंडिविजुअल्स हु आर ऑन द पाथ टू बिकमिंग बुद्धा और अटेनिंग सेल्वेशन आर नोन एज बोधिसत्वा। ठीक है, संस्कृत में बोधिसत्वा का मतलब क्या है? जो हु इंटेंड्स टू बिकम अ बुद्धा। पर थेरावाद के रेफरेंस में ये कहा जाता है कि ये खुद के जो सेल्वेशन है उन्हें डिले कर रहे हैं ताकि ये दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सके। एनी बीइंग हु इंटेंड्स टू अचीव एनलाइटनमेंट एज एंड बुद्धाहुड। लिस्ट कौन कौन सी है? तो पहले हैं अवलोकतेश्वर। जो अवलोकतेश्वर बोधिसत्वा है इन्हें कंपैशन कहा जाता है। कंपैशन का मतलब करुणा के बोधिसत्वा है, और यानी ये फीलिंग से एसोसिएटेड है, और इसके द्वारा ये डिपिक्ट किया जाता है जैसे एज अ फीमेल, और जिनके हाथ में लोटस हो। नेक्स्ट है मैत्रेय, फ्यूचर बुद्धा कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विस में। उसके बाद मंजूश्री है, मंजूश्री को बोधिसत्वा ऑफ विजडम कहते हैं, यानी ये समझदारी को एसोसिएट करते हैं, विजडम को एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट है सामंत भद्र, और ये प्रैक्टिस और मेडिटेशन से एसोसिएटेड है। उसके बाद है क्षितिगर्भ, क्षितिगर्भ का मतलब वॉर्म ऑफ द अर्थ। लास्ट है वज्रपानी, जिन्हें थंडर बोल्ट बियरिंग बोधिसत्वा कहते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं बोधिसत्वा विजडम, तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आंसर होगा ऑप्शन ए मंजूश्री। बाकी के ऑप्शन से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, और इस तरीके से ये हमने लिस्ट के साथ पढ़ा है। ये यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाली। 3-4 सवाल तो बस उसी एक वीडियो से हैं यहाँ पे। और सिविल सर्विसेज का अभी जो पेपर हुआ था 2024 वाला,
उसमें भी डायरेक्ट 2 क्वेश्चन थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से, और दोनों हमारी वीडियो से थे। मैंने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था कि ये एकलौती वीडियो आपको देखनी है बुद्धिज्म और जैनिज्म पर, इसके बाद और कुछ नहीं करना है। ओके, तो इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है, आगम निगम और श्रमण ट्रेडिशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये NCERT की बुक है और ये भी हमारे बैच में इंक्लूडेड है, बिकॉज हमने सारी NCERTs इंक्लूड किया है। देखिए क्या ये पूछ रहे हैं, NCERT में ये बताया गया है कि किस तरीके से हमारी फिलोसॉफीज़ हैं। इंडिया में हम 3 मेन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन देखते हैं, पहला निगम ट्रेडिशन, दूसरा आगम और तीसरा श्रमण। जो निगम है इसे वेदास वाला ट्रेडिशन भी कहते हैं, और इसमें यह माना जाता है कि जो हमारे वेद हैं वो इटर्नल है। इटर्नल का मतलब शाश्वत है, चलते ही आ रहे हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, और ये गॉड्स की टीचिंग है, ठीक है, भगवान की ये टीचिंग है, इसलिए इनकी ऑथोरिटी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये भगवान की टीचिंग है। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, उसे हम निगम कहते हैं, ठीक है, ये निगम ट्रेडिशन है। तो आगम ट्रेडिशन क्या है? देखिए आगम ट्रेडिशन में ये कहा जाता है निगम ट्रेडिशन के अलावा वो ये कि जो फॉलोअर्स हैं उनके खुद का स्क्रिप्चर्स होता है। जो फॉलोअर हैं उनके खुद का स्क्रिप्चर होता है, चाहे वो संस्कृत में हो या किसी दूसरी भाषा में हो, ठीक है। आगम ट्रेडिशन के अंतर्गत जो भी फॉलोअर हैं वो खुद के स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। जो फॉलोअर्स होते हैं ये कंसिडर करते हैं कि जो स्क्रिप्चर्स हैं डिवाइन रिवेलेशन है, जो कि ऑलरेडी गॉड के द्वारा टॉट किए गए हैं कुछ सेजेस को, ऋषि मुनियों को, और इसके बाद ये स्कॉलर्स के द्वारा एज अ चेन स्प्रेड करते जा रहे हैं। पहले भगवान ने ऋषि मुनियों को सिखाया और ऋषि मुनि अब उन्हें आगे प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो ये होते हैं डिवाइन रेवलेशन। उसके बाद श्रमन्स क्या होते हैं? तो श्रमन्स मंक्स को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सिविल सर्विसेज में, समन या श्रमण किसे कहते हैं? तो मंक्स को कहते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो एक रेगोरस लाइफ को जीते हैं, जो बिल्कुल कष्टप्रद जिनका जीवन होता है, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस जो करते हैं अपने लाइफ में। 6th सेंचुरी BC में हम देखते हैं बहुत सारे श्रमणिक ग्रुप ओरिजिन में आते हैं, राइट। जो वैदिक रिचुअलिस्टिक जो कल्चर हैं, जो तंत्र मंत्र, जो वेदास हैं, इनको अपोज करते हैं और एक मोरल लाइफ जीने की बात करते हैं जिनमें कोई रिचुअल्स ना हो। इनका आर्गुमेंट होता है बिल्कुल एक साउंड लॉजिक पे बेस्ड होता है, ना कि किसी फेथ पे, और ये लॉजिकल थिंकिंग के अनुसार मासेस को समझाने का काम, अपील करने का काम करते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स आए थे श्रमण ट्रेडिशन के अंदर, जिसमें बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इसके अलावा चार्वक है, बहुत सारे फिलोसॉफीज हैं, और ये सारे श्रमण के अंतर्गत देखने को मिले। तो देखिए ये पहला कह रहे हैं कि निगम ट्रेडिशन जिसे वेदास कहते हैं, ये मानते हैं कि वेदास या तो इटर्नल है या तो टीचिंग ऑफ गॉड है। इनकी जो अथॉरिटी है वो चैलेंजेबल नहीं है, अनचैलेंजेबल है। अनचैलेंजेबल है क्योंकि ऑलरेडी गॉड के द्वारा टॉट किए गए हैं, इसलिए ये अनचैलेंजेबल है। तो ये गलत है, हमसे गलत ही पूछा गया है, तो या तो आंसर 1 होगा या तो 4 होगा। आगे ये कह रहे हैं आगम ट्रेडिशन के अंतर्गत जो फॉलोवर है उनका खुद का स्क्रिप्चर होता है, जो डिवाइन रेवलेशन के रूप में माने जाते हैं, जो गॉड ने सेजेस को सिखाया, यानी ऋषि मुनियों को सिखाएं, उसके बाद वो आगे बढ़े। बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा। श्रमण जो है वो मंक्स होते हैं, जो बिल्कुल रेगुलरस लाइफ को फॉलो कर रहे हैं। डिफरेंट सेरेमनी ग्रुप ने वैदिक रिचुअलिस्टिक के अपोजिशन में अपीयर करा। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है, A एंड B। इस तरीके से आंसर ऑप्शन A है, A ओनली, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया ना, इसलिए B और C बिल्कुल सही है। तो बस यहीं ये कवर होता है। The Shramans were the monks who led a rigorous life. Different ceremony group appeared in opposition of the Vedic ritualistic culture. लाइन बाय लाइन क्वेश्चन ही यहीं से बनाया गया NCERT से, ठीक है। तो श्रमण जो है वो मंक होते हैं जो एक रेगुलरस लाइफ को जी रहे हैं। डिफरेंट सेरेमनी ग्रुप अपीयर करते हैं वैदिक रिचुअलिस्टिक कल्चर के ऑपोजिशन में 6th सेंचुरी BC में, जिसमें बुद्धिज्म जैनिज्म भी शामिल है। तो ये बात बिल्कुल सही है। B भी बिल्कुल सही है, A गलत है, तो गलत पूछा गया तो आंसर होगा A ओनली। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, और इसी तरीके से हम PYQs और NCERTs को टॉपिक वाइज तरीके से हमारी बैचेस में कवर करते हैं। ये नंबर है, इनसे आप कांटेक्ट करके कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। और ये जो समग्र बैच है ये अनपब्लिश्ड है एज ऑफ नाउ, बिकॉज मैंने बताया प्राइवेट बैच है जिसमें पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइडेड है। बाकी के जो कोर्सेज वो पब्लिक है, वो आप वेबसाइट से भी जाकर एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। बट मैं एक चीज़ मैं और बोलूँगा, पहले आप ये डिस्कस कर लें हमारी टीम के साथ, बिकॉज यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ मिल जाएंगी। बहुत कॉर्डियल हमारी टीम है। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।